Hello students, this video is about chapter number 7, Climate and Adaptation. In this video we will learn weather and climate, factors that affecting the weather of a place and factors that affect the climate of the earth, adaptations of animals to different climates. Okay, so let's start the chapter. First two terms are in this chapter, weather and climate. These are very important terms and we should know the differences between these terms. So weather is a day-to-day atmospheric condition of it at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. But when the average weather patterns prevails over a long period of a time in a place, we can call it climate of that place. ओके, सो वेदर क्या होता है? किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड वेरी कर सकती है. तो ये होता है वेदर. वेदर में क्या रहता है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड टेम्परेचर. ये सारी चीज़ें वेदर को बनाती है. दीज आर द वी कैन से द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेदर. बट व्हेन द एवरेज वेदर पैटर्न प्रिवेल्स ओवर ए लॉन्ग टाइम, जब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेदर कंडीशन सेम रहती है किसी प्लेस की, देन वी कॉल इट दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. सो the weather may vary from day to day or even from hour to hour. For example, if one day the weather is cloudy and cool, there are chances that the next day may be sunny and warm. Okay, one day हो सकता है कि वहाँ पे कूल है और एंड क्लाउडी है, तो नेक्स्ट डे ही वहाँ पे क्या हो सकता है? सनी एंड वार्म हो सकता है. दैट मीन्स डे टू डे वेदर का चेंजेस हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर, विंड स्पीड वगैरह चेंज हो रही है. तो ये सारी चीज़ें मिला के वेदर को बनाती हैं. Sometimes during the day morning may be sunny and warm, but the evening it may becomes cloudy and rain heavily. ओके, हम क्या देखते हैं, कभी कभी सेम डे में भी वेदर चेंजेस हो सकते हैं. अगर मॉर्निंग में देखें तो सनी एंड वार्म हो सकता है कोई मॉर्निंग, बट इवनिंग में मे भी क्लाउडी एंड रेनफॉल, वहाँ पे क्लाउडी हो सकता है एंड रेनफॉल भी हो सकता है उसी डे. तो ये शो करता है कि वेदर डे टू डे चेंज हो सकता है, आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है एंड मिनट टू मिनट भी चेंज हो सकता है. तो ये सारी वेदर कंडीशंस होती हैं. देन क्लाइमेट. द क्लाइमेट डज नॉट वेरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड्स. अब क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टाइम जो वेदर कंडीशंस रहती है वो रहती है, वो क्लाइमेट होता है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, सो सीजन्स आर क्लाइमेट, एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल जनवरी टू मार्च, वी कैन से फरवरी, जनवरी टू फरवरी. जनवरी और फरवरी वाली जो 2 मंथ्स रहते हैं उसमें जो होता है विंटर सीज़न रहता है. ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है? नवंबर से. नवंबर टू जनवरी और मे बी फरवरी, वहाँ तक रहता है विंटर सीज़न. तो उसका क्या रहता है? ये हमेशा ही फिक्स है. ओके, कोई भी ईयर होगा, कोई किसी भी ईयर का जो जनवरी मंथ रहेगा वो सबसे ज़्यादा विंटर वाला रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो जाता है. तो उसको हम कहते हैं कि एक क्लाइमेटिक कंडीशन है. दैट मीन्स वो काफ़ी ईयर्स से, काफ़ी डिकेड्स से या फिर काफ़ी सेंचुरीज से ये फिक्स है. ओके, 100 ऑफ द ईयर से ये चीज़ चली आ रही कि जनवरी मंथ में विंटर सीजन रहेगा. तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट. वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता. ओके, और अगर ये चेंज होता है तो ये काफ़ी बैड इफ़ेक्ट हो सकता है अर्थ के लिए. देन अ मीटेरोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन who prepares the weather report by collecting information on temperature, wind, humidity, etc. These all things, rainfall, etc. So meteorologist क्या होता है? एक साइंटिस्ट कह सकते हैं या एक पर्सन कह सकते हैं जो इन सारी चीज़ों को मेज़र करता है, उन पर एक वॉच रखता है. ओके, तो उनको उनका डाटा जो है, डेली टू डेली डाटा, इंस्टेंटेनियस डाटा, सब कुछ कलेक्ट करता रहता है. तो उन सबको कलेक्शन करके एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, उसको कहते हैं वेदर रिपोर्ट. और फिर उसी वेदर रिपोर्ट को यूज़ करके वेदर फोरकास्टिंग होती है. ओके, सो वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड से फॉर 25 आवर्स, 25 ईयर्स हेल्प टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. किसी भी प्लेस का अगर क्लाइमेट का हमें फिक्स करना है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसका प्रिडिक्शन करना है, तो हमें 25 ईयर्स तक वहाँ पे वेदर रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा. तभी हम कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है. सपोज़ हमने 2-3 ईयर्स तक तो क्लाइमेट को मेज़र कर लिया. ओके, वहाँ के 2-3 ईयर्स तक तो वेदर को मेज़र कर लिया. फिर 2-3 ईयर्स में ही अगर हम प्रेडिक्शन कर दें कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस तरह की रहती है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ्स में या नेक्स्ट ईयर्स में वो चेंज हो जाए. तो इसलिए 25 ईयर्स तक हम कलेक्शन करते हैं, ताकि अगर 25 ईयर्स तक वो चेंज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट
ऐसा है, इस तरह का रहता है। ओके, जैसा भी वो होता है, हॉट एंड वेट या फिर हॉट एंड ड्राई, ह्यूमिड एंड हॉट, इस तरह के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस। नाउ which factors are affecting the weather of a place, how the factors affect that place, so we are discussing. First is temperature. Temperature is a very important thing. It affects hugely, very effectively, that the factor of a place. Okay, it affects very badly, we can say very hugely, weather of any place. So if temperature rises, the weather becomes very hot, and okay, and if temperature falls down, it makes it cool. So temperature is the measure of the heat content of the atmosphere. ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कितना हीट का कंटेंट है उसका मेजरमेंट होता है. When you wake up in the morning, you may have noticed that the pleasant coolness around you even during the summer season, but as the day advances you begin to feel the air turning warmer. Okay, अगर कोई समर वाला भी डे है समर सीज़न में, तो भी हम क्या करते हैं, मॉर्निंग वाले टाइम पे हम ये फील करते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक कंफर्टेबल रहता है. बट जैसे जैसे डे का टाइम होता है, 12 नून आता है, 2-3 PM होता है, फिर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है ड्यू टू द सन रेज. तो टेम्परेचर क्या चेंज होता रहता है, और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वेदर भी चेंज होता है. सो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड. वी ऑल्सो कैन call it centigrade. Okay, Celsius and centigrade both are same, and Fahrenheit is a different unit. So we can measure temperature in degree centigrade or degree Celsius and Fahrenheit. This is the thermometer called maximum minimum thermometer. Okay, with the help of this thermometer we can measure the maximum temperature of the day and minimum temperature of the day. Okay, so this is a maximum minimum thermometer. You can see in this picture there are two tubes in this thermometer. Okay, left and right tube. Left tube is showing minima and right is showing maxima. So there are two tubes. One tube's minima tubes is showing the minimum temperature of the day, and maxima tube is showing maximum temperature of the day. Next is humidity. What is humidity? First of all, humidity is the amount of water vapor present in the air. Okay, so humidity, it represents the amount of water vapor in the air. The air can hold only a certain amount of water vapor at a particular temperature. So everything has a capacity, you know. तो ह्यूमिडिटी की भी एक कैपेसिटी होती है, एयर की एक कैपेसिटी होती है कि कितनी ह्यूमिडिटी को वो कैरी कर सकता है. ओके, कितना वाटर कंटेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कैरी कर सकता है, तो वो होता है ह्यूमिडिटी. सो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है वो भी हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी को स्टोर करने की, ह्यूमिडिटी को कैरी करने की विद इन द एयर, वो इंक्रीज़ हो जाती है. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटी ह्यूमिडिटी को कैरी करने की इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें यानी कि एयर को अगर कूल डाउन करें तो जो उसकी कैपेसिटी है ह्यूमिडिटी को कैरी करने की वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये वाटर वेपर होता है प्रेजेंट इन द एयर. ओके, सो व्हेन द एयर हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एयर. अगर एयर में जितना कैपेसिटी है उतना पूरा के पूरा वाटर उसने कैरी कर लिया है, उतना पूरा वाटर वेपर उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड एयर. दैट मीन्स उसमें थोड़ा सा भी और भी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कैरी नहीं हो सकता, डिज़ोल्व नहीं हो सकता. सो there is a device known as hygrometer. Okay, with the help of this hygrometer we can measure humidity in the air, percentage humidity. Next is rainfall, the third factor that affects the weather of a place. It is the liquid form of water that reaches the surface of the earth from the atmosphere. रेनफॉल क्या होता है, ये एक लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का जो एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस तक आता है. ओके, सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इट इन कंडेंसेस टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर.
अभी हमने जो ह्यूमिडिटी को डिस्कस किया था, ओके, ये ह्यूमिडिटी से ही रिलेटेड होता है। सपोज ह्यूमिडिटी वाटर, जो वाटर का अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एयर, वो है, और अगर हमने टेम्परेचर को डाउन कर दिया, दैट मीन्स एयर का कूल डाउन कर दिया, एयर को कूल कर दिया, तो जितना ह्यूमिडिटी था एयर की, क्या होगी, कैपेसिटी ह्यूमिडिटी को कैरी करने की, वो हो गई डिक्रीज़। तो अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होगा तो वो वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल अर्थ सरफेस पे आ जाएगी। तो इसी वजह से रेनफॉल होता है। सो क्लाउड्स फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड्स, व्हेन द ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम हैवी देन फॉल डाउन एज रेन। ओके, कंडेंसेशन की वजह से रेनफॉल होता है। सो अ रेन गेज इज़ यूज टू मेजर रेनफॉल इन मिलीमीटर, और इन शॉर्ट वी कैन से mm। एक रेन गेज ये, सो दिस इज़ अ डिवाइस known as rain gauge. It is used to measure rainfall in mm. It is a very simple device having a cylindrical body, okay, and this orange part is funnel, okay, inserted in this cylindrical body. So funnel gather the rainfall, and the water of rainfall is gathered into this cylindrical body, and scale is attached to this cylindrical body. We can directly measure this rainfall with this scale in mm. So when the temperature in the air is very low, the droplets from the clouds freeze into crystal of ice and cools down in the form of snow. जब रेनफॉल हो रहा होता है कंडेंसेशन की टाइम पे, जब रेनफॉल का प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो क्या होता है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वो जो क्रिस्टल्स हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। ओके, वो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एज ए स्नोफॉल होने लग जाता है। इफ़ द ड्रॉपलेट्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड लेयर ऑफ एयर दे फ्रीज एंड कम डाउन एज ए हेल स्टोन। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं है, बट जो रेनफॉल की वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको डिफरेंट लेयर्स में से होकर आना पड़ रहा है, वेरी कूल लेयर में से होकर आना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं फॉल डाउन होते टाइम पे नीचे आते समय क्या होगा, उनका फ्रीजिंग हो जाएगा, फिर वो हेल स्टोन की फॉर्म में नीचे आएगा। ओके, हेल स्टोन क्या होता है, स्टोन की तरह होते हैं ये, स्नो के पीसेस कह सकते हैं हम, आइस के पीसेस कह सकते हैं हम, तो ये हेल स्टोन होता है जिसको हम ओले भी बोलते हैं। ओके, ओले। सो दीज आर हेल स्टोन्स। एंड वन मोर थिंग हियर, ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर सनसेट एंड वाटर वेपर्स कंडेंसेस नियर द ग्राउंड and looks hazy to the human eye. This is known as fog. ओके, विंटर सीजन में क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है सनसेट के टाइम पे, तो वाटर वेपर जो ग्राउंड के पास वाली हैं, नियर द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कंडेंस होने लग जाती हैं और एक हेजीनेस क्रिएट कर देती है। दिस हेजीनेस इज कॉल्ड एज फॉग। ओके, वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर अफेक्टिंग वेदर ऑफ ए प्लेस. Now we will discuss the factors that affect the climate of the earth. Okay, this is very important. The factors that affect the climate of the earth. पूरी की पूरी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं अर्थ का क्या क्लाइमेट होने वाला है. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, तो अर्थ की जितनी भी डिस्टेंस होगी सन से वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अर्थ का क्लाइमेट, बिकॉज वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ नॉट रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, अर्थ इज़ रोटेटिंग इन एन एलिप्टिकल पाथ. ये एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है. दैट मीन्स एलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, एलोंगेटेड पाथ, एलिप्टिकल पाथ. ओके, तो इस पाथ में क्या होता है, जब अर्थ इस और ये वाली लोकेशन पे जब आती है और सन यहाँ पे रहता है इसके सेंटर में, ओके, इसके फोकल पॉइंट पे, तो ये सेंटर में रहता है. दैट मीन्स अगर अर्थ यहाँ पे आ गई पाथ में रिवॉल्व करती हुई, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सन से सबसे मैक्सिमम रहेगी. और अगर अर्थ इस लोकेशन पे आ जाती है तो जो सन से डिस्टेंस रहेगी अर्थ की मिनिमम रहेगी. तो इस वजह से जो है डिस्टेंस वेरी करती रहती है ड्यू टू द एलिप्टिकल पाथ. सपोज़ अर्थ यहाँ पे मैक्सिमम वाली पोजीशन में है तो सन रेज को क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे जैसे सन रेज ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो वीक होती रहेगी और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन है अर्थ के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगा. तो इस वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट के रिडक्शन की वजह से अर्थ पे हीटिंग कम होगी और विंटर सीजन फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो ये टेम्परेचर को चेंज करता है. और जब अर्थ रिवॉल्व करती हुई
इस लोकेशन पर आ जाएगी जिस टाइम पे वो सन के सबसे पास रहेगी। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उस टाइम पे हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे हॉट क्लाइमेट का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरी करता है और ये अफेक्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट इज टिल्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टिल्ट से ही डिफरेंट सीजन्स फॉर्म होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये सारे सीजन्स टिल्ट की वजह से ही फॉर्म होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द टिल्ट ऑफ अर्थ। टिल्ट क्या होता है? जो अर्थ है, अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ओके, अर्थ को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अपर पार्ट इज नॉर्थ पोल, अपर पोर्शन दिस पॉइंट इज नॉन एज नॉर्थ पोल एंड डाउनवर्ड इज साउथ पोल। तो अगर इसको हम देखें तो ये एक एंगल पे टिल्टेड है। ओके, अगर हम अर्थ को इस तरह से सब एज्यूम करें तो अर्थ ऐसी नहीं है, ऐसी ना होकर के वो कुछ एंगल पे टिल्ट है। और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 23.5 डिग्री। हाउ मच एंगल? 23.5 डिग्री। ओके, सो द टिल्ट ऑफ अर्थ इज 23.5 डिग्री एंगल ऑन इट्स एक्सिस से 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। अब इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इससे होता है। तो अर्थ को अगर हम 2 पार्ट्स में एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करें, सो दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। ओके, दिस लाइन इज इक्वेटर। तो इक्वेटर का जितना भी अपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके, जिस हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल आता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो डाउनवर्ड पोर्शन है, दिस डाउनवर्ड पोर्शन इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर, जिसमें साउथ पोल आता है। ओके, साउदर्न हेमिस्फेयर। तो टिल्ट की वजह से क्या होगा, जब अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, रिवोल्यूशन करती है, रिवोल्यूशन का पीरियड कितना होता है? 365 डेज़। ओके, 365 डेज़ में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगी तो 365 डेज़ के बाद में वापस यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज़ नोन एज द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ अराउंड सन। ओके, सो क्या होता है, सपोज एट एनी इंस्टेंट अगर अर्थ इस लोकेशन पे है अभी, तो उसका टिल्ट ये है 23.5 डिग्री एंगल का। ये टिल्ट भी फिक्स रहता है ऑल ओवर द रिवोल्यूशन। तो इस टिल्ट की वजह से क्या होगा, अगर इस तरह से टिल्टेड है तो इसका जो नॉर्थ पोल है, ओके, या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, पूरा के पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ चला जाता है, या हम कह सकते हैं सन की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। ओके, तो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये लोअर पोर्शन क्या करेगा, ये सन से अवे चला जाता है, सन से दूर चला जाता है। इस वजह से इसका हीटिंग इफेक्ट कम होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी कॉन्टिनेंट्स रहेंगे, जो भी कंट्रीज़ रहेंगी, उनके अंदर समर सीज़न फॉर्म हो जाएगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न फॉर्म हो जाएगा। और उसी तरह से जब अर्थ रिवॉल्व करती हुई इस लोकेशन पर आ जाती है, उसका टिल्ट तो वही फिक्स रहता है। ओके, उसका टिल्ट चेंज नहीं होता, उसका टिल्ट वही फिक्स रहता है। तो अभी भी इस तरह से टिल्टेड है। तो इस लोकेशन पे क्या होता है, यू कैन ईजिली सीन हियर साउदर्न हेमिस्फेयर अर्थ की तरफ आ चुका है, साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ आ चुका है। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अब समर सीजन फॉर्म हो जाएगा, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला पोर्शन, ये सन से दूर जा चुका है टिल्ट की वजह से। ओके, सो इस पार्ट पे क्या होगा, विंटर सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और इस एंगल के भी हम बात करें तो इस वाले पोर्शन पे क्या है, सनरेज बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है। ओके, 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो इस 90 डिग्री के एंगल की वजह से सबसे ज़्यादा हीटिंग वही पोर्शन पे होती है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सनरेज के साथ बनता है। और इस पोर्शन के साथ हम देखें, पोलर पोर्शन के साथ में द लोअर मोस्ट पोर्शन, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टेंजेंशियल लाइन आ रही है। ओके, एंगल सबसे ज़्यादा कम बन रहा है। टेंजेंशियल मीन्स कम एंगल बन रहा है। ओके, कम एंगल बन रहा है। जहाँ पे कम एंगल बनेगा वहाँ पे हीटिंग कम होगी, और जिस पोर्शन पे एंगल ज़्यादा बनेगा वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा हीटिंग होती 90 डिग्री एंगल पे। ओके, सो ये थिंग्स होती है, इसी वजह से फॉर्मेशन होता है सीजन्स का। दिस डायग्राम इज शोइंग द सीजन फॉर्म्ड with the different time of the year, 21 March and 23 September, 21st June, 21st December. Okay, now sunrise and sunset.
This is another factor that affect the climate of the earth. So due to the tilt of the earth, sunrise and sunset time also changes all over the year. जो सनराइज़ एंड सनसेट का जो टाइम होता है वो भी चेंज होता है. ओके, विंटर टाइम में क्या रहता है, जो नाइट्स हैं वो लॉन्ग हो जाती है और समर टाइम पे डेज़ लॉन्ग हो जाते हैं. ओके, तो ये सब किस वजह से होता है, ये भी टिल्ट की वजह से ही होता है. और जिस टाइम पे ज़्यादा डे टाइम रहेगा, दैट मीन्स समर टाइम में डेज़ लॉन्ग हो जाते हैं. तो जब डेज़ ज़्यादा रहेंगे, डेज़ ज़्यादा लॉन्ग रहेंगे, तो उस टाइम पे हीटिंग ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, क्योंकि डे के टाइम पे ज़्यादा टाइम पे उसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सनरेज मिलेगी डे में, तो उसकी हीटिंग ज़्यादा होगी. और विंटर्स में क्या होता है, नाइट्स लॉन्ग हो जाती है. नाइट्स लॉन्ग होने की वजह से सनरेज ज़्यादा टाइम तक अर्थ को मिल नहीं पाती उस पर्टिकुलर प्लेस पे. तो इस वजह से वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है और हम कह सकते हैं कि वहाँ का सीज़न फॉर्म हो जाता है, विंटर सीज़न. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. द इम्पोर्टेंट term is latitude. What is latitude? It is the distance of a place from equator. ओके, अर्थ के सरफेस पे जो भी प्लेस अवेलेबल है, जो सिचुएटेड है, उसका डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से, दैट इज़ नोन एज लेटीट्यूड. नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. किसी प्लेस का क्या फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस का. ओके, अभी हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, पूरी अर्थ का क्लाइमेट. अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का. तो इसके मेनली टू टर्म्स होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ओके, एंड सेकेंड वन इज एल्टीट्यूड. ओके, सो फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर क्या होता है, जो भी प्लेस अवेलेबल है अर्थ के सरफेस पे, वो कितना डिस्टेंस पे अवेलेबल है इक्वेटर के. ओके, कितने डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है. तो ये क्या होता है इक्वेटर. इक्वेटर हमने एक इमेजिनरी लाइन ली थी अर्थ सरफेस के सबसे बीच वाले पार्ट पे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड कर रहा था, तो वो होता है इक्वेटर. तो उस लाइन से कितना दूर कोई भी लैंड है या कोई प्लेस है, सपोज इंडिया. ओके, इंडिया कितना डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो वो होता है इक्वेटर से डिस्टेंस. तो इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, कोई भी प्लेस जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे अवेलेबल होगा इक्वेटर से, वो उतना ही ज़्यादा कूल होगा. ओके, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा हीटिंग कम होगी. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर वाले पोर्शन पे, अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम, सपोज दिस इज इक्वेटर ऑफ द अर्थ. ओके, द मिडल इमेजिनरी लाइन, इट इज़ नोन एज इक्वेटर. तो ये लाइन जो है अर्थ के इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल पे सनलाइट इंसिडेंट होगी. मतलब इक्वेटर वाला जो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटिंग होगी. ओके, तो इक्वेटर से जो प्लेस जितना ज़्यादा दूर होगा, सपोज इन पोल्स पे होगा अगर, तो उसमें सबसे ज़्यादा कूल डाउन रहेगा, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लो रहेगा. और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है इक्वेटर की तरफ कोई चीज़ आती है जो, ओके, तो उसकी हीटिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता रहेगा. अगर कोई चीज़ बिल्कुल इक्वेटर पे ही अवेलेबल है तो उसका हीटिंग सबसे ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. एंड अगर हम एज्यूम करें तो यहाँ पे टू इमेजिनरी लाइंस को और भी एज्यूम कर सकते हैं. सो द अपर लाइन इज़ नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द लोअर लाइन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो ये दोनों लाइंस होती हैं. इन दोनों लाइंस के बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ये ट्रॉपिकल रीजन जो अर्थ का है, इस बेल्ट वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द फैक्टर्स दैट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फर्स्ट फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर इज़ हाइट अबाव द सी लेवल. ओके, हाइट अबाव द सी लेवल क्या होता है, कोई भी जो प्लेस है उसकी हाइट कितनी है, वो कितना ज़्यादा हाइट पे अवेलेबल, वो होता है हाइट अबाव द सी लेवल. और दिस टर्म इज़ नोन एज एल्टीट्यूड. ओके, जितना ज़्यादा हाइट पे कोई प्लेस होगा उसको हम कहेंगे उसका एल्टीट्यूड उतना ही ज़्यादा है. अगर कोई माउंटेनियस रीजन है, हमें पता है माउंटेनियस रीजन हमेशा ही कूल डाउन रहते हैं, उसका टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, तो वो होता है उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है सी लेवल से. तो ये रहता है एल्टीट्यूड. जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वहाँ का टेम्परेचर वैसे वैसे ही फॉल होगा. और जैसे जैसे एल्टीट्यूड डिक्रीज़ होगा
दैट मीन्स अगर वो सी लेवल के पास आएगा तो उसका जो टेम्परेचर है राइज होता रहेगा। तो ये रहता है सेकेंड फैक्टर जो कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ पे इतने तरह के क्लाइमेट्स रहते हैं, फ्रीजिंग से लेकर के मेल्टिंग क्लाइमेट तक, इतने ज़्यादा जो वेरिएशंस हैं। अब उनमें जो हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, वो कैसे रह पाते हैं, वो क्या अपने आप में स्पेशल ऐसा कुछ करते हैं कि वो उन सब चीज़ों में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है एडेप्टेशंस की वजह से। ओके, सो एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट एडजस्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव देयर by adopting special characters. These characters are called adaptations. So first of all, hot tropical and temperate climates, ऐसे climates जो हैं, जो बहुत ज़्यादा hot हैं, tropical area में आते हैं, तो वो क्या, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ऐसा क्या करते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सारी टर्म्स इसमें आएगी, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग रहती है एंड ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रेनफॉल ज़्यादा होता है इस वजह से। तो वहाँ के एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हीट से और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से, दोनों से ही उनको फेस करना पड़ेगा, उनमें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेंट्स क्या करते हैं, उनके ईयर्स जो हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, उनके ईयर्स से जो रेडिएशन है हीटिंग का ईजीली हो जाता है, अपनी हीट को वो वहीं पे रेडिएट कर देते हैं ना। दैट मीन्स अपनी जो हीट है बॉडी की उसको वहाँ से डिसिपेट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है एलिफेंट्स का एडेप्टेशन। इससे क्या अपनी बॉडी को वो कूल डाउन रख सकते हैं। एंड दे यूजुअली स्विम टू कूल ऑफ ड्यूरिंग एक्सट्रीम हॉट वेदर। जब भी बहुत ज़्यादा हॉट वेदर रहता है तो वो स्विमिंग कर लेते हैं शैलो वाटर में। ओके, सो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट्स। एंड ट्रंक्स भी होती हैं एलिफेंट्स के, वो ट्रंक्स से वाटर को स्प्रिंकल कर लेते हैं अपनी ही बॉडी पे कूल डाउन रहने के लिए। नेक्स्ट इज़ मंकीज़ की बॉडी क्या रहती है, काफ़ी शॉर्ट बॉडीड होते हैं वो। ओके, इतनी शॉर्ट बॉडी की वजह से उनमें हीट जनरेट ही काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट इज़ टाइगर्स एंड लॉयंस, वो वाटर बॉडीज़ के पास में रहते हैं। एंड मैनी इंसेक्ट्स एंड स्नैक्स स्टे इनसाइड होल्स इन द ग्राउंड, वो अपने होल में ही रहते हैं ताकि उनको डे हीटिंग से फेस ही ना करना पड़े। सम एनिमल्स आर नॉक्टर्नल, कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स वो अपनी सारी एक्टिविटी नाइट के टाइम पे करते हैं और डे टाइम में स्लीप करते हैं। तो क्या इस वजह से क्या होता है कि वो अवॉइड कर लेते हैं डे हीट से, डे हीट का उनको फेसिंग ही नहीं करनी पड़ती। ओके, एंड सम एनिमल्स गोज इनटू द लॉन्ग समर स्लीप, इट इज़ नोन एज एस्टिवेशन। क्या करते हैं वो, एस्टिवेशन मीन्स जब समर सीज़न आ जाता है और जब उस टाइम पे उस प्लेस की हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या कर लेते हैं, एस्टिवेशन कर लेते हैं। दैट मीन्स अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए वो स्लीप में चले जाते हैं और एनर्जी को सेव करते हैं। वो ऐसा कहाँ करते हैं, जहाँ उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, एक कूल प्लेस को ढूंढ के वहाँ पे एस्टिवेशन करते हैं। एंड लिजार्ड्स और ये सारे एडेप्टेड होते हैं समर के लिए, हीट टॉलरेंट होते हैं, हीट से वो फेसिंग कर लेते हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक रेड आइड फ्रॉग, वो क्या करते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं उनके, स्टिकी पैड्स की वजह से वो ट्रीज़ पे ईजिली क्लाइंबिंग कर पाते हैं और वो क्लाइंब करके ट्रीज़ पे कूल डाउन रह सकते हैं, क्योंकि ट्रीज़ का टेम्परेचर वैसे ही कम होता है। एंड मोस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स लिव ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, वो इन सब चीज़ों को फीड करते हैं। ओके, तो उससे क्या रहता है कि इन चीज़ों की वजह से उनकी बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा जाता है और वाटर के अमाउंट की वजह से वो अपने आप को कूल डाउन रख पाते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ओके, ये वो क्लाइमेट रहता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है, बहुत ज़्यादा कूल रहता है। तो वहाँ पे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से फेस करना पड़ता है। ओके, और उनको फूड भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है, वहाँ पे ट्रीज़ तो कम होते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में। सो द पोलर रीजन्स आर द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, वी हैव डिस्कस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इक्वेटर से तो वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो जो पोल्स है, पोलर रीजन्स है, वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है ऑल ओवर द अर्थ। सो द टेम्परेचर आर फ्रीजिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर। The soil is covered with snow and thick layers of ice in most of the areas.
So animals found in extremely cold climates are the polar bear, Arctic fox, penguin, Arctic tern, killer whale, snow goose, beluga whale and seal. तो ये सारे एनिमल्स हैं जो इस क्लाइमेट कंडीशन में रह पाते हैं. तो इनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो रह पाते हैं? ओके, सो फर्स्ट माइग्रेशन. तो वो एडेप्टेशंस ही हैं जो उनको वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं. तो फर्स्ट एडेप्टेशन होता है माइग्रेशन का. माइग्रेशन क्या होता है? एनिमल्स सच एज द कैरिबो विच आर अनेबल टू कोप विद द कोल्ड माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस. तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैरिबो है, वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाते हैं. जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाते हैं जब तक कि वहाँ पे टेम्परेचर वापस उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल ना हो जाए. तो वो होता है माइग्रेशन. तो माइग्रेट करते हैं, पूरी कंट्रीज़ को चेंज कर लेते हैं, पूरी कंट्रीज़ को ही छोड़ के चले जाते हैं, या थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक की डिस्टेंस वो कवर करते हैं ना. तो ये सारे इनके माइग्रेशंस होते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. सो स्नो गीज फ्लाई अवे टू जापान एंड द आर्कटिक टर्न्स फ्लाई टू अंटार्कटिका टू ब्रीड. तो ये इनके हैं माइग्रेशंस एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज़ हाइबरनेशन. इट इज़ ऑल्सो एडेप्टेशन फॉर extremely cold climates. It is the process of remaining in an inactive state. ओके, ये एस्टिवेशन जो था लॉन्ग समर स्लीप वैसा ही है, बट ऑपोजिट है उसका. ये लॉन्ग विंटर स्लीप होता है, वो समर में रहता है एस्टिवेशन, बट जो हाइबरनेशन है वो विंटर में रहता है, लॉन्ग विंटर स्लीप. इसमें एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी को सेव करने के लिए इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. सेम जैसे कि वो समर से बचने के लिए कर रहे थे, वैसा ही है विंटर से बचने के लिए करते हैं हाइबरनेशन. ओके, सो द एनिमल्स दैट हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर्स आर द पोलर बियर्स, skunk, chipmunk, etc. So these are the animals that hibernate. And the polar bears have wide and large paws which help them to swim and walk on the snow with ease. जो पोलर बियर्स होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज पाज होते हैं. ये जो उनके पाज है ना, काफ़ी लार्ज होते हैं ताकि वो स्नो में इजीली वॉक कर सकें और वाटर में स्विम कर सकें इनकी वजह से. ओके, एंड उनका एक नेचुरल गिफ्ट रहता है लॉन्ग वाइट फर. उनके जो फर्स होते हैं दैट मीन्स हेयर्स, वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और वो एज ए स्वेटर की तरह वर्क करते हैं और उनको वार्म रखते हैं इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी. एंड सेंस ऑफ स्मेल वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल कि अपने फूड को काफ़ी दूर से ही पहचान लेता है. ओके, अपने नॉस्ट्रिल्स को भी क्लोज़ कर सकते हैं. जब वो अंडर वाटर से स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज़ कर लेते हैं ताकि वाटर उनके नोज़ में ना जा पाए. तो ये सारे इनके एडेप्टेशंस होते हैं. एंड द सेकेंड एडेप्टेशन इज़ ब्लबर. उनकी बॉडी में ब्लबर्स होते हैं. ब्लबर मीन्स थिक लेयर ऑफ फैट. थिक लेयर ऑफ फैट की वजह से उनको वार्म रहने में और ज़्यादा मदद मिलती है. ओके, नाउ सील एंड पेंगुइन्स ऑल्सो हैव लेयर ऑफ ब्लबर अंडर देयर स्किन. उनकी स्किन में भी ब्लबर की लेयर होती है, यानी कि फ़ैट की लेयर होती है. वो फ़ैट की लेयर उनको वार्म रखने में मदद करती है. उनसे क्या होता है कि फ़ैट की लेयर से उनकी बॉडी हीट ज़्यादा रेडिएट नहीं हो पाती, ज़्यादा बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, बॉडी में ही रहती. इस वजह से वो वार्म रह सकते हैं. And the whiskers are used by them to feel and locate fish in murky and deep water. Okay, so जो एनिमल्स रहते हैं उनके whiskers होते हैं. whiskers means उनके फेस पे, सपोज सील जो होती है ना, उनके फेस पे हेयर्स होते हैं. जैसे डॉग्स के भी होते रहते हैं, कैट्स के भी होते हैं. ये हेयर्स क्या करते हैं, एक सेंसर की तरह वर्क करते हैं उनकी बॉडी में, सेंसिटिव होते हैं. जैसे ही उनसे कुछ वाइब्रेशन या जो कुछ सेंसेस हैं उन पे आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा एनिमल है जिनको अपना फूड बना सकते हैं. ओके, सो दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर. ओके, इनके 2 लेयर्स ऑफ फर भी होती है इन एनिमल्स के. इनकी वजह से क्या होता है, वन क्लोज टू द बॉडी एंड द अदर इज़ लॉन्गर एंड वन इज़ द वाटर प्रूफ लेयर विच नॉट ओनली कीप्स देम वार्म बट ऑल्सो गिव्स देयर स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. और 2 टाइप्स के जो उनके हेयर्स होते हैं, फर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो रहते हैं वाटर प्रूफ जो उनको गीला होने से बचाते हैं. ओके, उनको वेट नहीं होने देते हैं. और जो शॉर्ट वाले हैं वो उनको वार्म रखने में मदद करते हैं. तो 2 टाइप्स के इनके फर होते हैं.
एंड फ्लिपर्स, ये सारी चीज़ें इनके होती ही एडेप्टेशन में। तो ये सब चीज़ें रहती है। एंड द लॉन्ग वाइट फर ऑफ आर्कटिक फॉक्स, ये इसका आर्कटिक फॉक्स का जो एडेप्टेशन है और भी स्पेशल होता है। ये आर्कटिक फॉक्स क्या कर सकती है, लॉन्ग वाइट फर, वो वार्म तो रखते ही हैं, सेकेंडली वो उनसे कैमोफ्लेज भी कर सकती है। ओके, कैमोफ्लेज मीन्स इनके जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रीडेटर्स से अपने आप की सेफ्टी रख सकती है, उनको दिखती ही नहीं है, छुप जाती है उनसे, क्योंकि स्नो भी वाइट रहती है और आर्कटिक फॉक्स भी अपने वाइट थिक फर्स की वजह से वाइट होती है, तो वो उनको नज़र नहीं आती, तो इस वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है। और जब कोल्ड विंटर सीज़न चला जाता है तो स्नो सारी मेल्ट हो जाती है, और स्नो मेल्ट हो जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे रॉक्स आ जाती है, तो उस वजह से फिर तो आर्कटिक फॉक्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्कटिक फॉक्स दूर से ही पता चल जाएगा कि आर्कटिक फॉक्स है, तो प्रीडेटर्स उसको अपना फूड बना लेंगे। तो आर्कटिक फॉक्स के उस टाइम पे क्या होता है, आर्कटिक फॉक्स के जो वाइट हेयर थे वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, उस टाइम पे रॉकी कलर बन जाता है उनका, जैसा कलर रॉक का होता है वैसा कलर उनका भी हो जाता है, तो अगेन कैमोफ्लेज वो कर पाती है। तो ये इसका स्पेशल एडेप्टेशन होता है प्रीडेटर से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नो द फैक्ट द वाइट फर ऑन पोलर बियर्स मेक्स देम लेस विजिबल इन द स्नो एंड मेक्स इट ईजी फॉर देम टू हंट, ये इनका एडेप्टेशन होता है। And when the animals are living in hot and dry climate, they also require different adaptations. Okay, hot and dry climate, this is a again different climatic condition. ये hot and humid climate से different होता है। वहाँ पे तो क्या होता है, हीट तो होती है बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती। ये पूरा क्लाइमेट ड्राई होता है, ये डेजर्ट वाला क्लाइमेट होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। यहाँ के एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ वाटर का फेसिंग करना पड़ता है, एंड हीटिंग तो बहुत ज़्यादा होती ही है। तो ये टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी कम होता है, और इस वजह से वेजिटेशन जो है, प्लांट्स वगैरह कम रहते हैं, तो इन एनिमल्स को डिफरेंट एडेप्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैमल्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू दीज क्लाइमेट्स। कैमल्स जो हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। कैमल्स के क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, दे आर एडेप्टेड टू एक्सक्रीट वेरी लेस यूरिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। वो यूरिन का एक्सक्रीशन बहुत कम करते हैं, और करते भी हैं तो थिक यूरिन का जो काफ़ी विस्कस होता है, गाढ़ा यूरिन होता है, उसका एक्सक्रीशन करते हैं, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकें। ओके, एंड दे कैन ऑल्सो ड्रिंक वाटर, लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एंड प्लेंटी ऑफ फूड विच कैन बी स्टोर्ड इन देयर हम्प फॉर लेटर यूज़। जब भी उनको पानी मिलता है, वाटर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं, एंड फूड को भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं एक ही बार में, और बाद में उसको फैट की फॉर्म में अपने हम्प, ये जो इसकी बैक पे है एक स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉन एज हम्प। ओके, और ये हम्प एक फैट्स का स्टोरेज होता है। जब इनको फूड नहीं मिलता ज़्यादा टाइम तक, तो जो पहले का फूड स्टोर किया हुआ है वो इसको यूज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ये सारे एडेप्टेशंस रहते हैं कैमल के, एंड इनके जो डबल आईलिड्स होती है, ओके, इनकी जो आईलिड्स होती है डबल होती है। ये आईलिड्स क्या करती है, वन तो कॉमन रहती, जैसे ह्यूमंस की आईलिड्स होती वैसी तो होती है, एंड सेकेंडली जो आईलिड्स रहती हैं वो इनको सैंड से प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो जब सैंड स्टॉर्म आए तो वो सैंड के पार्टिकल्स उनकी आइज़ में ना चले जाएं। तो ये सारे इनकी एडेप्टेशंस होते हैं। ओके, एंड जो उनके पाव्स होते हैं वो पैडेड होते हैं एंड बहुत वाइड होते हैं, जिससे वो ईजीली सैंड में चल सकते हैं, सैंड में वॉक कर सकते हैं। तो ये कैमल्स के एडेप्टेशंस होते हैं स्पेशल। एंड मैनी रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर by spending their time in burrows during the day and become active at night, being nocturnal। तो ये भी एनिमल्स नॉक्टर्नल हो जाते हैं काफ़ी सारे, जिससे कि क्या हो, डे हीटिंग से उनको फेस ना करना पड़े, डे हीटिंग से वो अपने आप को अवॉइड कर लेते हैं, एंड डे टाइम में वो बरोइंग कर लेते हैं कई बार। तो काफ़ी एनिमल्स जो होते हैं बरोइंग करते हैं एंड बरोज़ में चले जाते हैं। बरोज़ मीन अपने होल्स जो बनाते हैं वो उसमें चले जाते हैं, क्योंकि होल्स का टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है, उनसे उसकी सेफ्टी हो जाती है। And some animals such as rat, salamander, turtles cannot cope with the heat। ये animals heat से फेसिंग नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, एस्टिवेशन कर लेते हैं, लॉन्ग समर स्लीप में चले जाते हैं। ओके, तो ये भी इनका एक एडेप्टेशन होता है।
and kangaroo rat spends its days in burrows where the air is moist and humid. So kangaroo rats वगैरह जो ये हैं ये भी अपने burrows में चले जाते हैं, मीन्स अपने holes में चले जाते हैं ताकि इनको हीटिंग का फेस ना करना पड़े. So these are the adaptations of different animals for different climatic conditions. Okay, so now chapter is completed. Thank you, students.